हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के फर्स्ट बुक फ्लैमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के बारे में। द लास्ट लेसन जो कि लिखा गया अल्फोंस डाउट के द्वारा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो अल्फोंस डाउट हैं, इनका जो जीवन काल है वो आपका 1840 से 1897 तक है। अल्फोंस डाउट जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। लास्ट लेसन स्टोरी में उन दिनों की बात कही गई है जब 1970 से 71 में फ्रैंको प्रूसिया वार हुई थी, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी और प्रूसिया की जीत हुई थी। प्रूसिया जिसे प्रसिया भी कहते हैं, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहा था। प्रसिया अभी अलग अलग सेपरेट कंट्री है दोस्तों। जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। युद्ध में जीतने के बाद जर्मनी जो है फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरिन पे कब्जा कर लेता है और जिसके बाद बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी का, वहाँ से एक ऑर्डर पास किया जाता है कि जितने भी स्कूल होंगे अल्सेस एंड लॉरिन के, वहाँ पे अब से फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, उसके स्थान पे जर्मनी की पढ़ाई होगी। यानी वहाँ के लोगों पे जो है जर्मनी जो लैंग्वेज है उसे इम्पोज किया जा रहा था। इससे स्कूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो इस स्टोरी में बताया गया है। स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी एक सुबह से स्टार्ट होती है जब फ्रेंच अपने स्कूल के लिए काफी लेट चलता है। काफी डरा होता है क्योंकि वो स्कूल लेट से जा रहा है। साथ ही साथ इस कारण से भी वो डरा होता है क्योंकि मिस्टर हेमल ने एक होमवर्क दिया था। पार्टिसिपल के बारे में पढ़ करके जाना था इसे। पार्टिसिपल के बारे में मिस्टर हेमल क्वेश्चन पूछने वाले थे और फ्रेंच उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था। कुछ समय के लिए तो ये सोचता भी है कि आज स्कूल नहीं जाते हैं, आज बाहर ही समय बिताते हैं, क्योंकि दिन भी कुछ अट्रैक्टिव था, ब्राइट डे था और पास के जंगल से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी। रास्ते में एक सा मिल थी, सा मिल के पीछे एक ओपन फील्ड था जहाँ पे प्रूसियन सोल्जर परेड कर रहे थे और ये सब उसे काफी अट्रैक्टिव लगता है पार्टिसिपल के रूल के तुलना में। लेकिन फ्रेंच में मिस्टर हेमल को फेस करने का शक्ति होता है और वो स्कूल की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ता है। रास्ते में जिस समय वो टाउन हॉल से पास हो रहा होता है, गुजर रहा होता है, तब वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड थी वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, जिसे देख करके फ्रेंच थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि लास्ट 2 वर्षों से जितने भी बैड न्यूज़ थे, चाहे वो लॉस्ट बैटल की हो, युद्ध हारने की, या फिर कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर हो, या फिर देश में कोई आपदा घोषित किया गया हो, सभी वहीं से आ रही थी। अब फ्रेंड्स को लगता है मालूम नहीं अब कौन सी प्रॉब्लम है, अब कौन सी बैड न्यूज हो सकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, स्कूल की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ता है। न्यूज को पढ़ रहे एक ब्लैक स्मिथ इसे टोकता है, जो कि अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा होता है वो, और कहता है कि बब, यानी फ्रेंड्स को ही वो बब बोलता है कि आप इतना जल्दी स्कूल मत जाओ, इतना जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास काफ़ी समय है, तुम वक्त से स्कूल पहुंच जाओगे। लेकिन फ्रेंड्स को लगता है कि वो इसका मजाक उड़ा रहा है और वो स्कूल की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ता है। हाँफते हुए वो मिस्टर हेमल के स्मॉल गार्डन में पहुंचता है। यह गार्डन स्कूल के जस्ट फ्रंट में ही है, यानी आगे में ही है। वहां पहुंचने के बाद वो कुछ ध्यान देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राय जब भी स्कूल शुरू होती थी काफ़ी शोर शराबा की आवाज़ आती थी और ये जो आवाज़ होती थी वो दूर के गली मोहल्लों तक भी सुनाई देती थी। आवाज़ में बच्चों की हल्ला करने की आवाज़ होती थी, खेलने कूदने की, या फिर क्लासरूम में जो डेस्क है वो डेस्क की खुलने या बंद होने की आवाज़ होती थी, या फिर कुछ बच्चे लेसन को रिपीट कर रहे होते थे एक साथ, उसकी आवाज़ होती थी। क्लासरूम के बाहर टीचर जो क्लास के अंदर जो रूलर को डेस्क पे पटकते थे उसकी भी आवाज़ क्लासरूम के बाहर सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन काफ़ी शांत भरा माहौल था, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह था। ये उसे काफ़ी आश्चर्य लग रहा था। फ्रेंड जल्दी जल्दी क्लासरूम के पास पहुंचता है। वहां से खिड़की से वो देखता है तो उसके जितने भी मित्र थे वो अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे। फ्रेंड्स को गेट को खोलना था और खोल करके सभी के सामने से अंदर जाना था। अब आप समझ सकते हो कि फ्रेंड्स कितना डरा हुआ था और वो काफ़ी शर्मिंदा भी था। मिस्टर हेमल को देख करके वो और भी डर गया था क्योंकि मिस्टर हेमल क्लासरूम में ही थे और आयरन रूलर अपने आर्म में दबाए हुए
आगे पीछे टहल रहे थे। जब फ्रेंच अंदर एंटर करता है, क्लासरूम में जब जाता है, तो जो मिस्टर हैमल है वो बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं फ्रेंच को। बहुत ही पोलाइटली और जेंटल टोन में उससे बात कहते हैं वो, तुम जाओ अपने सीट पर बैठो, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे। फ्रेंच खुशी से अपने सीट पर जाकर के बैठता है। तभी उसकी ध्यान उसके टीचर पर जाती है और वो गौर करता है कि आज उसके टीचर कुछ सज धज करके आए हैं। ग्रीन कोट, फेल्ट शर्ट और एक ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए हैं, सिल्क का स्मॉल सा। उसे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये लगती है, क्लासरूम जो पीछे के बेंच थे वो हमेशा खाली होते थे, आज ग्रामीण लोग आकर के बैठे हुए हैं, जिनमें मेयर भी शामिल है, पोस्टमास्टर भी है, एक ओल्ड हाउसर भी है, और सभी काफी गंभीर और उदास प्रतीत हो रहे थे। ये बात इसे समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग यहाँ पे स्टूडेंट की तरह क्यों आकर के बैठे हैं। तभी मिस्टर हेमल जो है उसी जेंटल टोन में ये अनाउंस करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा और इसे मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तुम लोग भी ध्यान से पढ़ना। ये जो ऑर्डर है ये बर्लिन से आई है कि अल्सेस एंड लॉरिन के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे कल से जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी, नए टीचर कल से ज्वाइन करेंगे, तो आज तुम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ये सुनते ही फ्रेंच को एक बहुत ही झटका लगता है, वो उदास हो जाता है और पुराने बातों को याद करने लगता है कि कैसे क्लास के समय वह क्लास से भाग जाया करता था, कभी जंगलों में चिड़ियों के अंडे खोजने चला जाया करता था, कभी फील्ड के सार में वो फिसलने के लिए चला जाया करता था। ये सब वो याद कर रहा है, उसे काफ़ी खराब लग रहा है सब याद करके, क्योंकि वो अभी अभी फ्रेंच भाषा को लिखना सीखा था और भी बहुत कुछ अभी सीखना बाकी था और उसे आज से अब ये छोड़ना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बुक्स उसे बहुत ही नॉनसेंस लगते थे, अब उसे ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रहे हैं। इन बुक्स को वो छोड़ना नहीं चाहता है। बुक्स के साथ साथ टीचर भी अब उसे अच्छे लगने लगे हैं। पहले वो टीचर को काफ़ी क्रैंकी समझता था, वो सनकी समझता था, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मानता था वो, लेकिन अब वो सब वो भूल गया है। टीचर भी उसे अच्छे लगने लगे हैं। शायद वो कल से टीचर को नहीं देख पाएंगे अब, इसलिए उसे वो अच्छा लग रहा हो। अब उसे समझ में आ गया था कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ क्यों लगी थी और पीछे बैठे जो लोग हैं, ग्रामीण लोग, वो आज स्कूल क्यों आए हुए हैं। तो ये लोग टीचर के सम्मान में स्कूल आए हुए थे। मिस्टर हेमल इस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे हैं और हमेशा से वो सिंसियरली पढ़ाते आए हैं। वो काफ़ी फेथफुल सर्विस दी है इस स्कूल में, तो उसके सम्मान के लिए ये लोग आए, क्योंकि मिस्टर हेमल को सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि ग्रामीण लोग भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये उन टीचर के सम्मान के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, साथ ही साथ उस कंट्री के सम्मान के लिए आए हैं जो कि अब इन लोगों का नहीं रहा है। मिस्टर हेमल भी अब नई ड्रेस जो पहन के आए, शायद ये इनका लास्ट डे, इसलिए वो उस ड्रेस को पहन करके आए हुए हैं। तो ये सब जिस समय सोच रहा होता है फ्रेंच, उसी समय मिस्टर हेमल की आवाज़ सुनाई पड़ती है उसे। मिस्टर हेमल कहते हैं, फ्रेंच अब तुम्हारी बारी है, अब तुम पार्टिसिपल के बारे में सुनाओ। फ्रेंच खड़ा होता है, काफ़ी डरा हुआ होता है, वो याद नहीं किया है पार्टिसिपल के बारे में, इसीलिए वो एक ही शब्द को रिपीट करता है, पार्टिसिपल पार्टिसिपल पार्टिसिपल, और सर को अपना नीचे झुका लेता है। वो उसके पास हिम्मत नहीं होता है कि वो अपने टीचर की ओर देख सके। फिर भी मिस्टर हेमल उसे डांटते नहीं है, बल्कि प्यार से उसे समझाते हैं कि देखो, कल तक तो तुम यही समझ रहे थे कि बहुत समय है, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अब देखो क्या मुसीबत आ गई है, पढ़ाई हमें आज से ही स्टॉप करना होगा। फिर मिस्टर हेमल कहते हैं कि इसमें तुम्हारा ही सिर्फ कसूर नहीं है, इसमें जो कसूर यानी जो दोष है वो पेरेंट्स का भी है, क्योंकि पेरेंट्स भी हमेशा से यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई के जगह पे अगर कुछ काम कर ले तो कुछ इनकम हो जाए। फिर कहते हैं कि इसमें सिर्फ पेरेंट्स का ही कसूर नहीं है, दोष नहीं है, सिर्फ इसमें टीचर के भी दोष है। कि फिर जो मिस्टर हेमल है वो अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं, कहते हैं कि मैंने भी तो तुम लोगों को छुट्टी देता था जब भी मुझे फिशिंग करने की इच्छा होती थी, फिर कभी कभी मैं तुम लोगों को अपने गार्डन में पानी देने के लिए भेज देता था। तो इस तरह से वो बात करते हैं और उसके बाद फ्रेंच भाषा के बारे में वो एक एक करके बताते हैं। कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, यह क्लियरेस्ट भी है और लॉजिकल भी है, और हम लोगों को इसे सुरक्षित रखना। मिस्टर हेमल फिर भाषा के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते, वो कहते हैं कि एक गुलाम व्यक्ति अपने भाषा को जब तक पकड़ के रखता है तब तक मानो वो एक ऐसे जेल में बंद है जिसकी चाबी उसके हाथों में है और वो कभी भी उस जेल से बाहर आ सकता है। फ्रेंच भाषा के बारे में इतना बताने के बाद मिस्टर हेमल ग्रामर बुक ओपन करते हैं, ग्रामर के बारे में वो पढ़ाते हैं। आज फ्रेंच को बहुत ही अच्छा से ये सब समझ में आ रहा होता है, क्योंकि फ्रेंच बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा होता है, एक एक शब्द को वो अंतिम तक सुन रहा होता है। और मिस्टर हेमल भी आज
कुछ अलग तरीका से पढ़ा रहे हैं, मानो कि मिस्टर हेमल एक ही दिन में पूरा ग्रामर जो है एक ही स्ट्रोक में सारे बच्चों के माइंड में रख देना चाहते। ग्रामर के बाद जो होता है इन लोग का राइटिंग का लेसन स्टार्ट होता है। राइटिंग में इन लोगों को कुछ लिखने के लिए दिए होते हैं मिस्टर हेमल, जिसमें लिखा होता है फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। इसे कॉपी करना होता है। क्लासरूम बहुत ही शांत है, जहाँ सिर्फ पेन के चलने की आवाज़ आ रही होती है। इसी समय कुछ कबूतर के गुटरगू करने की भी आवाज़ आ रही होती है, जिस पर फ्रेंच का ध्यान जाता है। फ्रेंच सोच में पड़ जाता है कि इंसानों को तो जर्मन भाषा सिखाया जा सकता है फ्रेंच के स्थान पे, लेकिन क्या ये जो पक्षी हैं ये भी कल से किसी और भाषा में सिंग करेंगे या यूं ही गुटरगू करेंगे। फिर वो अपने टीचर की ओर देखता है। उसके टीचर जो हैं वो मोशनलेस बैठे हुए हैं। वो क्लासरूम में हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। 40 साल से वो एक ही चीज़ को देखते आ रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ क्लासरूम में जो रखे जो बेंच हैं वो स्मूथ हो गए हैं घिस घिस करके। और इसके बाद मिस्टर हेमल के गार्डन में, जो कि जस्ट स्कूल के पास में है, वहाँ पे एक वॉलनट ट्री भी है। वो वॉलनट ट्री पहले विंडो तक थी, रूफ तक आ गई है, यानी वो उसका साइज जो है दुगना हो गया है। 40 साल से एक ही जगह पे रहने के बाद उस क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ कर के जाना, उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ करके जाना किसी के लिए कैसा फीलिंग होगा ये आप समझ सकते हो। शायद मिस्टर हेमल को भी ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा होगा, उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। साथ ही साथ बगल के रूम में उसकी सिस्टर जो है वो जाने के लिए तैयारी कर रही है, तो ट्रंक बसके की आवाज़ जो है वो क्लासरूम तक आ रही है, जिससे मिस्टर हेमल को ये विश्वास हो जा रहा है कि नहीं, उसे अवश्य ही कल तक छोड़ करके जाना पड़ेगा। राइटिंग के बाद हिस्ट्री की क्लास होती है, और हिस्ट्री के क्लास के बाद जो है दोस्तों, बाहर के चर्च में एक क्लॉक है। उस क्लॉक में घंटे की बजने की आवाज़ आती है, जो कि ये बताता है कि दोपहर के 12 बज चुके। हिस्ट्री का क्लास के बाद जो ओल्ड हाउसर होता है वो अपने हाथ में एक पत्र लिए आता है, और जो अनाउंसमेंट होता है, जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को जो बर्लिन से आया उसे वो सुनाता है। सुनाते समय वो भी रो रहा होता है। ये जो दृश्य है ये फ्रेंड्स को, मतलब फ्रेंड्स को ही नहीं, सभी बच्चों को ऐसा लगता, मतलब ना तो वो हंस पाते हैं ना तो रो पाते हैं। काफ़ी फ़नी मोमेंट लगता है जब बच्चे अपने से बड़े को बच्चे की तरह रोते हुए देखते हैं, तो उन्हें फ़नी लगता है, लेकिन वो हंस भी नहीं सकते हैं। क्लास में सभी बहुत ही गंभीर है इस कारण से। और उसी समय बाहर में जो प्रशियन सोल्जर हैं वो लोग वापस आ रहे होते हैं, जो कि ट्रम्पेट बजाते हुए वापस आ रहे होते हैं। ये लोग शायद परेड करके वापस आ रहे हैं। ये सुन करके जो मिस्टर हेमल है वो अपने चेयर पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। और फ्रेंड्स आज टीचर को पहले की तुलना में आज बहुत ज़्यादा लंबा देख पा रहा है, क्योंकि वो चेयर पे खड़े हैं। कभी भी उसने अपने टीचर को इतना लंबा नहीं देखा था। उसके बाद टीचर कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। तब वो एक पीस ऑफ चौक उठाते हैं, यानी एक चौक लेते हैं, और अपने पूरे हिम्मत के साथ बोर्ड पर लिखते हैं। जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा वो लिखते हैं, आई लव फ्रांस, जिसका अर्थ होता है लिव लॉन्ग फ्रांस। और लिखने के बाद वो बोर्ड के तरफ ही घूमे हुए रहते हैं और सिर को झुका देते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है। शायद वो मन ही मन में रो रहे होते हैं, और हाथ को फिर वो वेव करते हैं कि क्लास डिसमिस हो चुका है, अब तुम लोग जा सकते हो। तो इस तरह से आज का जो लेसन है दोस्तों वो समाप्त हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।